एक पुराना पेंडेंट जिस पर सिर्फ के लिखा है, जो छूने पर धातु की ठंडक के बजाय। हाँ, किसी की धड़कती हुई पीड़ा की तरह गर्म हो जाता है। बिल्कुल। और फिर उस बेजान सी चीज से एक बेबस आवाज गूंजती है कि मुझे अकेला मत छोड़ो। आज के इस डीप डाइव में हम जिस कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं वो सच में, मतलब वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। ये एक बहुत ही रहस्यमयी और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। हाँ, और हमारा मिशन आज सिर्फ इस मेट्रो टनल वाले हादसे और आर्यन के जुनून की कहानी सुनाना नहीं है। हम उस खौफनाक काली परछाई और काव्या नाम की आत्मा के पीछे छिपे मनोविज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जब अतीत के दबे हुए सच लौटते हैं तो वो इतने हिंसक क्यों हो जाते हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्यन के उस कमरे वाले सीन पर आते हैं। आर्यन रात भर सो नहीं पाया है। उसके हाथ में वो पेंडेंट है और वो उससे ऐसे जुड़ गया है जैसे, मतलब जैसे उसने किसी अनसुलझे रहस्य की कोई नंगी तार या लाइव वायर पकड़ लियो। हाँ, वो लाइव वायर वाली एनालॉजी एकदम सटीक है, क्योंकि आर्यन यहाँ तर्क से नहीं भावनाओं से जुड़ा है। लेकिन उसका दोस्त विवान, विवान तो पूरी तरह से लॉजिक का प्रतीक है ना। वो सीधे कहता है कि काव्या एक भूत है, उससे दूर रहो। बिल्कुल। विवान हमारे समाज का वो तार्किक हिस्सा है जो हर उस चीज को खारिज कर देता है जो समझ से बाहर हो। वो काव्या को बस एक खतरा मानता है, लेकिन आर्यन मानने को तैयार ही नहीं है कि वो ईवल है। तो आर्यन, जो काव्या को जानता तक नहीं, वो इतना जुनूनी क्यों है? मतलब कोई भी आम इंसान तो भूत से दूरी भागेगा ना। देखिए, इसे मनोविज्ञान में ट्रॉमा बॉन्डिंग या गहरी एम्पैथी कहते हैं। आर्यन उस पेंडेंट के जरिए काव्या के अंतिम पलों की दहशत और उस रेसिडुअल एनर्जी से जुड़ गया है। मतलब वो उस अलौकिक आवरण के पीछे एक इंसान के दर्द को महसूस कर पा रहा है। एकदम सही। वो डरा हुआ नहीं है, वो सहानुभूति महसूस कर रहा है। और ये सहानुभूति उसे खतरे की तरफ ले जाती है। अब उस धूल भरी लाइब्रेरी वाले सीन को ही देख लीजिए। हाँ, जहां वे दोनों उस डायरी की तलाश में जाते हैं। बिल्कुल। आर्यन इंटरनेट पर टनल विक्टिम्स के बारे में खोजता है और ब्लॉग से सुराग लेकर वहां पहुंचता है। और वो लाइब्रेरियन, बाप रे, वो तो काव्या शर्मा का नाम सुनते ही कांपने लगती है। वो डर बहुत कुछ बयां कर देता है। हाँ, और फिर वो आर्यन को काव्या की डायरी सौंपती है। उस डायरी के पहले पन्ने पर जो नोट है, अगर मैं बची नहीं तो सच सबको बताना, ये तो सीधे मौत के मुहाने से लिखा गया एक टाइम कैप्सूल है। बिल्कुल, एक टाइम कैप्सूल। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब सामने मौत खड़ी हो तो कोई कुछ लिखने की क्यों सोचेगा। मैं भी यही सोच रही थी। चारों तरफ धुआं है, चीखें हैं, और वो लिख रही है। इसके पीछे मिट जाने का सबसे बुनियादी डर काम करता है। काव्या उस अन्याय को बस एक हादसा बनकर नहीं रहने देना चाहती थी, वो अपने सच को दर्ज कर रही थी। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्या किसी ऐसी खौफनाक जानकारी की तलाश करना इंसान को खतरे की तरफ खींचता है? बिल्कुल खींचता है, क्योंकि वो डायरी सिर्फ पन्ने नहीं है, वो एक ट्रिगर है। हाँ, क्योंकि डायरी में काव्या ने लिखा था कि किसी ने दरवाजे लॉक कर दिए, और फिर वो आखिरी लाइन, वो इंसान नहीं था। और जैसे ही आर्यन वो लाइन पढ़ता है, सब कुछ बदलने लगता है। लाइब्रेरी की बत्तियां गुल हो जाती हैं, कदमों की आहट, अलमारियों का गिरना, और फिर पहली बार वो लाल आंखों वाली काली परछाई सामने आती है। असल में वो परछाई सिर्फ एक भूत नहीं है। तो वो क्या है? वो दमन करने वाली एक हिंसक ताकत है। जो ऊर्जा सच को दबाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो समय के साथ हिंसक हो जाती है। उसका काम ही उस सच्चाई को रोकना है जिसे टनल में दफनाया गया था। मतलब जानकारी सामने आना उस ताकत को ट्रिगर कर देता है। एकदम सही। डायरी पढ़ना अनजाने में उस सच को सतह पर लाना था, इसलिए परछाई ने हमला किया। ये तो बहुत ही डरावना है। और ये दर्द और खौफ हमें काव्या के चरित्र में बहुत गहरे से देखने को मिलता है। हाँ, खासकर उस बारिश वाले सीन में। वहीं जहां आर्यन लाइब्रेरी से बचकर निकलता है और काव्या उसे बारिश में दिखाई देती है। सफेद हुडी में, पूरी तरह से भीगी हुई, और उसकी आंखें एकदम डबडबाई हुई हैं। और वो आर्यन को बताती है कि उसी परछाई ने सबको मारा था। हाँ, और यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब आर्यन कहता है कि वो उसे बचाएगा और काव्या पूछती है क्यों, तो आर्यन का जवाब होता है, जब तुम पास होती हो तो डर कम लगता है। ये बहुत ही पावरफुल डायलॉग है। बिल्कुल है, लेकिन इसके तुरंत बाद काव्या मुस्कुराती है और फिर अचानक उसका रूप बिगड़ने लगता है। उसके चेहरे पर काली नसें उभर आती हैं, आंखें भयानक काली हो जाती हैं।
और वो पीछे हटते हुए कहती है कि मुझे मत देखो। हाँ, मैं इसकी तुलना एक टूटे हुए आईने से कर रही थी। एक तरफ वो मासूम लड़की है और दूसरी तरफ ये खौफनाक आत्मा, जैसे कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ग्लिच कर रहा हो। ये ग्लिचिंग वाली बात बहुत सही है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो मनोविज्ञान में इसे आइडेंटिटी फ्रैक्चरिंग कहते हैं। मतलब पहचान का टूट जाना। बिल्कुल। काव्या का वो डरावना रूप उसके ईविल होने का प्रमाण नहीं है, वो उसके गहरे ट्रॉमा का नतीजा है। जो भयानक दर्द उसने सहा, उसने उसकी आत्मा की संरचना को ही विकृत कर दिया है। तो वो खुद को उसी नजरिए से देखने लगी है जिसने उसे तोड़ा था। एकदम सही। और जब आर्यन उसे प्यार और करुणा से देखता है तो उसे अपनी टूटी हुई विद्रूप सच्चाई पर शर्म आती है। इसलिए वो कहती है, मुझे मत देखो। वो अपनी पीड़ा छिपाना चाहती है। ये बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है। मतलब मौत के बाद भी वो अपने आघात के लूप में फंसी है, और इसी लूप को तोड़ने के लिए वो आर्यन को उसी टनल में ले जाती है। हाँ, उस हिडन रूम में जहां कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। बाप रे, वो कमरा, पुरानी फाइलें, टूटे हुए मॉनिटर्स और वो पुराना सीसीटीवी फुटेज। जब आर्यन वो केप चलाता है, वो जले हुए चेहरे वाला काले कोट वाला आदमी जो टनल को बाहर से लॉक कर रहा है। और काव्या कहती है कि यही वो साया है। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? यही कि असली खौफ हमेशा अलौकिक ताकतों में नहीं होता। असली खौफ इंसान की अपनी क्रूरता में छिपा है। सच में? मतलब उसने जानबूझकर निर्दोष लोगों को मरने के लिए बंद कर दिया? हाँ, और वो व्यक्ति जो फुटेज में है, वही वो काली परछाई है। मतलब वो परछाई असल में उस इंसान का भूत है? भूत नहीं, उसे पारलौकिक भाषा में एग्रीगर कहते हैं। मतलब उसके पाप, क्रूरता और मरे हुए लोगों के चरम खौफ से बनी एक घनीभूत काली ऊर्जा। अरे वाह! तो वो इतना बड़ा अपराध था कि वो एक स्थायी दानव बन गया। बिल्कुल। और जब इस दानव को लगता है कि सच सामने आ रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। और तभी वो क्लाइमैक्स वाला हमला होता है। कमरे की स्क्रीन्स फूटने लगती हैं। वो साया प्रकट होकर कहता है, सच जानने की कीमत मौत है। और वो आर्यन का गला पकड़ लेता है। हाँ, आर्यन हवा के लिए तड़पने लगता है। काव्या चीखती है और ठीक उसी वक्त आर्यन का वो के वाला पेंडेंट अंधी कर देने वाली सफेद चमक के साथ ग्लो करने लगता है। और उस रोशनी से परछाई को पीछे हटना पड़ता है। अब यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना है। क्या ये पेंडेंट बस कोई जादुई कवच है? मतलब एक लॉकेट पहना और एक सर्वशक्तिमान दानव हार गया? ये तो थोड़ा अजीब लगता है। देखिए, इसे केवल जादुई वस्तु मानना गलत होगा। इसके काम करने का एक पूरा मैकेनिज्म है। वो पेंडेंट एक मेटाफिजिकल ग्राउंडिंग वायर की तरह काम कर रहा है। ग्राउंडिंग वायर? मतलब जैसे बिजली में होता है? बिल्कुल। आर्यन के इरादे में कोई स्वार्थ नहीं है। वो निस्वार्थ करुणा दिखा रहा है, जो ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा है। दूसरी तरफ काव्या की तड़प है। तो आर्यन का शुद्ध इरादा और काव्या की सुरक्षा की इच्छा। हाँ, ये दोनों ऊर्जाएं उस धातु के पेंडेंट के माध्यम से जुड़कर एक शॉर्ट सर्किट पैदा करती हैं। वो चमक उसी निस्वार्थ भाव के टकराव का परिणाम है जो उस भारी नकारात्मक ऊर्जा को पीछे धकेल देती है। बाप रे, ये तो पूरा पारलौकिक विज्ञान है। ये सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं, शुद्ध भावना और नफरत का टकराव है। एकदम सही। और इसी टकराव के बाद वो अंतिम दृश्य आता है। हाँ, टनल अब एकदम शांत है। आर्यन जमीन पर गहरी सांसें ले रहा है, और जब काव्या डरती है कि वो खतरे में है, तो आर्यन कहता है, तुम्हें बचाने के लिए मरना पड़े तो भी डर नहीं लगेगा। और ये सुनकर काव्या रोने लगती है। मौत के बाद पहली बार किसी ने उसे पूरी इंसानियत के साथ देखा है। वे आंसू इस बात का प्रतीक है कि उसका वो ट्रॉमा वाला लूप अब टूट चुका है। आर्यन की स्वीकारोक्ति ने उसे आजाद कर दिया। ये सच में रुला देने वाला पल है। और इस डीप डाइव के अंत में हमें जीवन से जुड़ा एक अहम सबक भी मिलता है। बिल्कुल मिलता है। अक्सर हमारे जीवन में भी कुछ बंद दरवाजे और अतीत की परछाइयां होती हैं। किसी भयानक सच को दफना देना समस्या का हल नहीं है। सही कहा। वो दबाया गया सच समय के साथ दानव बन जाता है। उसे बाहर लाने के लिए आर्यन जैसे साहस की जरूरत होती है। हाँ, बहुत साहस की। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या सब कुछ वाकई खत्म हो गया? शायद नहीं। क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूर उसी टनल के अंधेरे में वे लाल आंखें एक बार फिर से चमक रही हैं, और यहाँ एक ऐसा उत्तेजक विचार आता है
जिस पर स्रोत सामग्री में भी बात नहीं हुई। कौन सा विचार? अगर वो काली परछाई टनल लॉक करने वाला हत्यारा था और ये के पेंडेंट आर्यन की रक्षा कर रहा है, तो इस पेंडेंट का असली स्रोत क्या है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या ये किसी ऐसे व्यक्ति का पेंडेंट है जिसने उस रात उस हत्यारे का सामना किया था? क्या उस अनजान रक्षक की आखिरी ऊर्जा इस पेंडेंट में कैद हो गई थी, जिसे आर्यन आज इस्तेमाल कर रहा है? ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। तो इसी खौफनाक और रहस्यमयी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। ये सच में एक अविस्मरणीय सफर था। बिल्कुल, हमेशा याद रखिए, कुछ परछाइयां छिपना जानती हैं, लेकिन वो कभी मरती नहीं है। सुरक्षित रहें और अंधेरे में चमकती लाल आंखों से बचकर रहें।